बच्चों, एवीएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से लिए गए हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट हमारे केमिस्ट्री और बायो के स्टार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड भी दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। तो समय को देखते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है आपका 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है? इसमें कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, दिया क्या है? 8 कूलाम ऋण आवेश, यानी कि चार्ज क्या है? 8 कूलाम। ठीक, फॉर्मूला यहां क्या लगेगा? Q बराबर NE। Q की वैल्यू कितनी है? 8 है। N हमको पता करना है और E का मतलब है, चूंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो हम यहाँ पर E की जगह क्या रख देंगे? 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब हम 1.6 गुणे 10 की घात -19 को इस साइड में लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं n बराबर 8 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात -19 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो हो जाएगा आपका 8 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात 19। पॉइंट हटाया जहां पे हमने 10 से गुणा किया। 8 दूनी 16, 2 पंचे 10। आप यहां देख रहे होंगे 5 गुणे 10 की घात 19। ये आपका क्या आया है? ये आपका आया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप अपने ऑप्शंस पे आइए। आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन 5 गुणे 10 की घात 19, यानी कि ये आपका सही जवाब है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं तो। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है कि 2 धातु के गोले हैं। ठीक है, समरूप है यानी कि एक समान है। अब कह रहा है कि एक को चार्ज कितना दिया गया? +Q, और एक को चार्ज कितना दिया गया है? -Q। अब देखिए, अगर यहां पर एक को +Q चार्ज दिया जा रहा है और -Q चार्ज दिया जा रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपका दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, यानी कि जिस स्थिति में पहले गोले थे उसी स्थिति में बाद में रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। चलिए ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहां बात हो रही है क्या? किसी गोले को क्या दिया जा रहा है? एक आवेश दिया जा रहा है और एक यहां पर +Q। अब +Q का सीधा सा मतलब होता है कि आपने इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने क्या किया है? हटाया है। ठीक है, और -Q का मतलब है कि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर यहाँ पर माइनस चार्ज दिया जा रहा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का कुछ आवेश है, तो सीधी सी बात है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जो आपका दूसरा गोला है जहां पर आपका क्या चार्ज आ रहा है? +Q का सीधा सा मतलब है आपने यहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकाला। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। आप समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट क्या है।
चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, धनावेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या है कि उसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है कि आपने उससे इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किसी वस्तु से तो उस पर सीधी सी बात है क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब है वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। तो हम कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर कोई भी आपके पास क्या है, वस्तु है, ठीक है, आपने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला यानी माइनस चार्ज हटाया तो सीधी सी बात है इसमें क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो क्वेश्चन सेम उसी तरीके के बस थोड़े अलग रिपीट हो चुके हैं। अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत है आप टेलीग्राम पर शेयर करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इसका गमन पथ होगा। चलिए कह रहा है आपका कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। चलिए मान लेते हैं कि एक आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक। कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रवेश करता है। चलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश कर रहा है तो किसी वेग से प्रवेश कर रहा होगा, मान लेते हैं v वेग से प्रवेश कर रहा है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो किसी वैद्युत क्षेत्र में तो उसकी दिशा किस तरफ होगी, जिधर आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वो अपनी दिशा से हल्का सा घूम जाएगा। अगर वो अपनी दिशा से हल्का सा घूम रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका गमन पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इसका गमन पथ होगा। हम मान लेते हैं कि आपका ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो कि क्या है, ई है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसी v वेग से, मान लेते हैं v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो इस पे क्या कार्य करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा जो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके हल्का सा अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और विचलित होने के बाद आप देख सकते होंगे आपका जो पथ है, इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ है वो कैसा हुआ जा रहा है, परवलयाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे के हमारे प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 2 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो आवेशित कण है। पहला आवेशित कण क्या है, Q1 है, ठीक है, और दूसरा आवेशित कण क्या है, Q2 है। इनके बीच की दूरी है r। अब हमको कूलाम के नियम से पता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। अगर हम बात करें इनमें पहले बल कितना था, F1 था, मानते हैं कि पहले बल कितना था, F1 था। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में r²। F2 बराबर, यानी कि जब हम दूरी को क्या कर रहे हैं, बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, आधी, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे में r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि F2 बराबर K Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाई 4 बटे में r²। इसको लिखते हैं, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, यानी कि F1 बटे में क्या, F2 K Q1 Q2
बटे में आर स्क्वायर। जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बटे में के Q1 Q2, के Q1 Q2 कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। अब देखिए F2 जब आपने डिवाइड किया तो यहां पर आएगा Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि F1 बटे में F2 बराबर 1 बटे में 4, यानी कि 4F1 बराबर F2। यानी कि जब आपने उसके बीच की दूरी को क्या किया है, आधा किया है, तो फोर्स कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 गुना। ठीक, आपका आंसर क्या होगा, 4 गुना। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। अब निर्वात की वैद्युतशीलता को हम किससे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैराड पर मीटर। अब देखिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे आप ये मान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है इस बार। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड पर मीटर। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 पूरे 10 की घात माइनस 12 कितना होता है, 8.85 पूरे 10 की घात माइनस 12। मात्रक आपको पता ही है, कूलाम स्क्वायर प्लस कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इसके साथ हम जान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, और अगर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिए और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि आवेश की मूल इकाई क्या होता है। अब अगर बात आ रही है आवेश की मूल इकाई से, तो हमें जान लें कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पर जितना आवेश पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस आवेश की मूल इकाई। एक इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो उसमें कितना आवेश होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और अगर बात करें प्रोटॉन पर तो प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। मात्रक क्या होगा, कूलम। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पर आवेश की जितनी मात्रा पाई जाती है उसे हम कहते हैं आवेश की मूल इकाई। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ऋणावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अथवा अधिकता। चलिए जैसे मेरे पास हम मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक, अब इस वस्तु को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मतलब इस पे क्या चार्ज आएंगे, निगेटिव आएंगे। हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह हमने उस वस्तु को कई सारे इलेक्ट्रॉन दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह वस्तु ऋणावेशित तो हो गई है, अब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर अधिकता। तो हम यहाँ सीधे कह कि अगर यहाँ पर ये कोई वस्तु है और ये कैसी है, ऋणावेशित है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। चलिए ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर कोई वस्तु है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई वस्तु है जिससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इसमें हो गई कमी, यानी कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन में हमको पता है कि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज आप बाहर करेंगे तो सीधी सी बात है, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि यहां पर अगर पूछे कि अगर क्वेश्चन आपका होता है ऐसे कि एक धनावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अधिकता, तो आप सीधी सी बात कहते हैं कि अगर मेरा चालक क्या है, धनावेशित है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी,
और अगर हमारा चालक है ऋणावेशित तो यहाँ होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित बताइए। चलिए अब अगर हम बात करें किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.0 × 10⁻⁻31 केजी। ठीक है, अब हमने किसी बॉडी से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन उससे निकाला है तो सीधी सी बात है बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव बॉडी हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह वस्तु क्या होगी, इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है जिसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि ये इसमें निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये बॉडी हो गई निगेटिव चार्ज बॉडी। अगर ये निगेटिव चार्ज बॉडी है और हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान होता है। इसका मतलब है इसका जो आपका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, ठीक है, हमें भी पता है 9.0 × 10⁻31 केजी होता है। अतः वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाने या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने से वस्तु का द्रव्यमान सामान्य अवस्था की अपेक्षा क्रमशः कम या अधिक हो जाता है। द्रव्यमान में यह अंतर हटे अथवा जुड़े इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान में यह अंतर हटे अथवा जुड़े इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि किसी चालक से हम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, यानी कि वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो सीधी सी बात है यह वस्तु जो होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान में कम होगी। लेकिन अगर जिसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यानी कि निगेटिव चार्ज बॉडी है तो उस पे जो होगा द्रव्यमान उसका वो हमेशा हमेशा उससे बढ़ेगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन हमारा है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके 2 मूल गुण बताइए। अब देखिए वैद्युत आवेश यानी बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। जब 2 भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे जो है पदार्थ का आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। आवेश, अब देखिए आपकी जो डिफिनीशन है वो ये है, वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप जान लीजिए आवेश कैसी है, आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है कूलम। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। अब आवेश की बात हुई है तो पहला पॉइंट हम जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे हमने अभी आपको पहले कुछ क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसको आप ढंग से याद कर लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाना तय है या फिर संभावित है। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब अगर 2 प्लस चार्ज हैं, ठीक है, तो हमको पता है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर बात करें किसकी, विजातीय आवेश, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की बात हो रही है तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। प्रकृति में हमको पता है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तथा
इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का यह गुण जो उसमें क्या है, मूल आवेश के रूप में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वांटम प्रकृति या फिर आवेश का क्वांटीकरण इसको हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश कितना होगा, हमको कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन। क्या है फॉर्मूला? Q बराबर प्लस माइनस एन। यहां पर Q क्या है? आपका है आवेश। N क्या है? N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या। E क्या है? यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपके जैसे यहां पर लिखा हुआ है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये आप जान लीजिए कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 10 कितना भी होगा, लेकिन वो किस रूप में होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। वो कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इससे में इस तरह में मतलब भिन्न रूप में वो कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर भी होता है वो हमेशा किस रूप में होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन, क्या आपने सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया? ऐसा तो नहीं होता है कि 3/2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा भी नहीं होता है, या 3/2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमें ये ढंग से समझना है और याद भी करना है कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है? हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, 2, 3 कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उन्हें एक नोट्स बना लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, या फिर कुछ नहीं तो स्क्रीनशॉट तो लेते ही जाइए। बाकी आपको पता है कि आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के लिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम तथा सूत्र लिखना। चलो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है? Q2। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। चलो ये भी हमने मान लिया। अब कूलाम कह रहे हैं कि अगर दो आवेश हैं, ठीक है, एक है Q1 और एक है Q2, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के, तथा इनके बीच लगने वाला बल इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन में r²। अब देखिए कूलाम ने जो नियम दिया है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल का निर्धारण हम किससे करते हैं? कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ। इक्वेशन 1 हमारी क्या है? देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती क्या है? उनका बल है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने माना। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r², यानी कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? F इक्वल टू Q1 Q2 बटे में r²। चलिए कुछ इससे जुड़े, अब हमने कूलाम का वैद्युत बल तो जान लिया, इसका नियम जान लिया, कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। इनको आप कोशिश करिएगा कि याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं हो रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं आप नोट करके रख लीजिए। अब K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, K की वैल्यू भी, या फिर कुछ नहीं तो
1/4 इप्सिलॉन नॉट का सीधे सीधे क्या पूछ लेगा कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? इप्सिलॉन नॉट है वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। अब इप्सिलॉन नॉट का भी पूछा जाता है मात्रक, और दूसरी चीज इप्सिलॉन नॉट का क्या पूछा जाता है? मान पूछा जाता है। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12। विमीय सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हम लिख के याद कर लेंगे। विमीय सूत्र है m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ e⁴। यदि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त कोई तीसरा माध्यम है, कोई अन्य माध्यम है, तो हमारे पास कूलाम्ब बल का मान क्या होगा? F = 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में r²। जहां पर इप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युशीलता। जो भी माध्यम आप प्रयोग कर रहे हैं उस माध्यम की क्या है? वैद्युशीलता है। अब K जो है स्थिर आवेशों के मध्य स्थित पदार्थ का परावैद्युतांक K है। इप्सिलॉन का मान क्या होता है? इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट × K। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं F = 1/4 इप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे में r²। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करना है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। निकालना क्या है? उनके बीच की दूरी, यानी कि दो प्रोटॉन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, जो कि हमें पता नहीं है। अब दो प्रोटॉन है, मान लेते हैं इस पे चार्ज क्या है? Q है, तो दूसरे पे भी चार्ज Q होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन की बात हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि Q1 = Q2 = Q। निकालना क्या है? उनके बीच की दूरी। r हमको नहीं पता है। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। यानी जो उनके बीच का फोर्स है वो कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन के भार के बराबर है। सॉरी, प्रोटॉन के भार के बराबर है, यानी कि mg। m क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻27। g की वैल्यू 9.8। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1.64 × 10⁻26। मात्रक क्या लगाएंगे? क्या निकालना है? बल निकालना है, यानी कि न्यूटन। अब देखिए कूलाम्ब का नियम क्या कहता है? फॉर्मूला F = 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? r² की, यानी कि r² को उठा के इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि r² = 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में F। अगले पेज में अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या आया था? r² = 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में F। 1/4 इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 और Q2 हमको पता है। Q1 और Q2 का हमने क्या माना है? Q माना है, यानी कि Q × Q। चलिए ठीक है। F की वैल्यू कितनी आई थी? पिछले पेज में देखते हैं। जैसा कि हमें पता है F की वैल्यू हमारी निकल के क्या आई थी? 1.64 × 10⁻26। ठीक, अब हमने लिखा 9 × 10⁻9। यहां पर कितना था? Q² हो गया। अब यहां बात प्रोटॉन की कर रहा है, यानी कि अगर ये यहां पर Q² हो जाता है, यानी 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर बटे में 1.64 × 10⁻- क्या आया था? 26 आया था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जो जितने भी पावर में दिए हुए हैं उनको एक तरफ लिखते हैं, 10⁻⁻9 10⁻19 का होल स्क्वायर और 10⁻26। तो वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी? 10⁻²। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी?
10 की घात -2। ठीक है, हम इसको लिखते हैं 10 की घात -2। जब हम 9 1.6 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 1.64 करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास 1.405 बराबर कितना था r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर √1.405 इंटू 10⁻²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 0.118। अब वैल्यू रहेगी है r की है, यानी मात्रक क्या होगा मीटर में। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें दूरी निकालनी थी, हमने दूरी निकाल ली। तो मान कितना आया 0.118 मीटर। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, वो दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो कि 5 अंक का है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2002, 11, 2012, 13, 14, 16 लगातार परीक्षा में पूछा गया है। इस बार इसलिए पूछने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इधर 2-3 सालों में क्वेश्चन नहीं आया। अब यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि क्या कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा याद कर लीजिए कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी समान विपरीत यानी कि एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, और ये दोनों क्या है अत्यंत कहां निकट स्थित है, तो ये जो पूरा निकाय आपका बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें क्या होता है, इसके एक सिरे पर धनावेश होता है तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण लेकिन ऋणावेश होता है। उदाहरण है HCl, H2O, NH3, CH4। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अब हमने क्या जान लिया वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव के साथ हमारे पास निकल के आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई दो आवेश है जो कि क्या है समान है और विपरीत है, वो कुछ दूरी 2l पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे हम प्रदर्शित करते हैं P से, ये बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2l। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद कर लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l। इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। विमीय सूत्र क्या होता है LTA। मात्रक क्या होता है कूलाम पर मीटर। लगे हाथ यहीं पर याद करके बढ़िए, आप बार बार आप याद करने नहीं बैठेंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब कह रहा था कि उसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र के निगमन करना था। ठीक है, हम करते हैं। अगर हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, दो चार्ज होते हैं और वो कुछ दूरी पर स्थित होते हैं जिनको हम क्या मान लेते हैं Q1 और Q2। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है 2l है। ठीक है, एक आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक आपका निगेटिव होगा। ज्ञात करना है कि इसके अक्ष पर एक बिंदु है P, इस पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस आवेश की तो हम Q1 Q2 के बीच में हम लेते हैं एक बिंदु O। ठीक है, O हमने ले लिया। O बिंदु से P बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं क्या है R, यानी कि अगर इतनी दूरी हमने मान लिया है R है तो Q1 से P की दूरी कितनी होगी, सीधी सी बात होगी R माइनस L। देखिए ये यहां पर गलत हो गया है, Q1 और Q2 नहीं। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, एक तो समान आवेश होते हैं और आवेश कैसे होते हैं विपरीत होते हैं।
यानी कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका निगेटिव चार्ज। तो Q1 और Q2 मानने की तो जरूरत है नहीं, हम यहाँ क्या मानेंगे, पहला हो जाएगा माइनस Q और दूसरा हो जाएगा प्लस Q। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, पहला आपका चार्ज क्या हो गया माइनस Q और दूसरा हो गया आपका प्लस Q। चलिए अब इससे दूरी हमने निकाल लिया r माइनस एल है। अगर इस माइनस चार्ज से दूरी की बात आती है तो हम सीधे से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कितनी है l है और ये r है, यानी कि r प्लस एल। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले तो हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इस प्लस Q की वजह से हमको पता है जो तीव्रता होगी इस बिंदु P पर, उसको हम मानते हैं क्या है, E1 है। अब E1 की दिशा क्या होगी, हमको पता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और किसी बिंदु पर तीव्रता की बात आती है तो वो उस चार्ज से दूर होती है, लेकिन अगर कोई निगेटिव चार्ज है और उसी बिंदु पर निकालना है उसकी तीव्रता तो वो उस दिशा में होती है जिधर हमारा चार्ज है, यानी E2 की दिशा, E1 की दिशा इस तरफ और E2 की दिशा इस तरफ, यानी कि E1 और E2 क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। अब E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q बटे में, अब Q बटे में R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी आएगी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2 से होगी ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो इनकी परिणामी तीव्रता निकलेगी वो क्या निकलेगी, परिणामी तीव्रता, यानी कि E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसमें Q बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा, 1 में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहीं पर। अब हम लिखेंगे E बराबर Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। जब यहां पर देखिए आपने Q कॉमन लिया था तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा, यहां पर Q नहीं होगा, इसको हम सही करते हैं, 1 में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए हर बराबर करते हैं तो R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, Q बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। अब यहां पर हम R प्लस एल का होल स्क्वायर हमको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, ये आपका माइनस एल स्क्वायर, ये आपका प्लस एल स्क्वायर, ये भी आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको हम अगले पेज में, आपका हो जाएगा E बराबर Q बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K 4 RL बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
हमको पता है, अगर हम लिखें इसको हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, हमको p की वैल्यू पता है क्या होती है 2ql, तो हम 4 को हम क्या लिखते हैं 2, q को इधर लेके आते हैं 2ql, बाहर क्या जाएगा r जाएगा, बटे में क्या रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखेंगे 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql, हमको पता है चूंकि p बराबर क्या होता है 2q मल्टीप्लाई बाई l, यानी कि यहां पर हम क्या रख देंगे p, यानी कि 2p r बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर चूंकि आपकी जो वैल्यू है l की वो है लेस देन r, तो यहां पर हम l को क्या मानेंगे नगण्य मानेंगे, यानी कि हम l को क्या मानेंगे शून्य मानेंगे। अगर हम l को शून्य मानते हैं तो बचेगा क्या r, यानी कि हम क्या कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr बटे में r की पावर 4, r से r कटा, बचा क्या 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे में r की पावर 3। ठीक है, अब हम पूरे फॉर्मूले को एक जगह लिखते हैं जो हमने अभी प्रूफ किया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे में r। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या निकाला हुआ है, हमने निकाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। बाकी आप वीडियो को जानते हैं शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, साथ में जो आप अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए।